भारत में एक महामारी तेजी से पैर पसार रही है। ये किसी वायरस से नहीं फैलती, इसके कारण लॉकडाउन नहीं लगता और ना ही इसकी कोई वैक्सीन है। लेकिन भारत में 7 करोड़ से ज्यादा लोग इसकी चपेट में हैं। डॉक्टर्स और हेल्थ एक्सपर्ट्स इसे अब तक की सबसे बड़ी साइलेंट एपिडेमिक कह रहे हैं। इसके पीछे कोई तो वजह होगी। हर 4 में से एक भारतीय इससे जूझ रहा है। बिना शोर शराबे के करोड़ों लोगों को अपनी चपेट में ले रही है ये महामारी, और इसका नाम है ओबेसिटी। ओबेसिटी 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 हिंदी में मोटापा कहते हैं, जिसे अक्सर सिर्फ मोटापा समझकर नजरअंदाज कर दिया जाता है। बैठ के बात के पिछले एपिसोड में हमने करप्शन यानी भ्रष्टाचार पर बात की थी। हमने आपसे कम्युनिटी पोस्ट पर पूछा था कि आगे किस मुद्दे पर चर्चा होनी चाहिए। आप में से ज्यादातर का जवाब था ओबेसिटी। ऐसे में हमने तय किया कि इस वीडियो में ओबेसिटी यानी लगातार बढ़ रहे मोटापे की समस्या पर बैठ के बात करेंगे, क्योंकि ये खुद एक बीमारी तो है ही, साथ ही कई और बीमारियों के बीज भी बोती है जो धीरे धीरे शरीर में जड़ें जमाती हैं। वीडियो में जानेंगे कि आखिर क्यों देश में मोटापा तेजी से बढ़ रहा है, इसके पीछे की वजहें क्या हैं और इससे निपटने के लिए क्या किया जा सकता है। साथ ही एक ऐसे देश के बारे में भी बताएंगे जिसने ओबेसिटी यानी मोटापे की इस बीमारी से कुछ हद तक ही सही लेकिन सफल लड़ाई लड़ी है। तो चलिए ओबेसिटी पर बैठ के बात करते हैं, क्योंकि सभी जरूरी मुद्दों और उनके समाधान पर बैठकर ही बात होती है। अगर आप सोचते हैं कि ओबेसिटी, जिसे आम बोलचाल में मोटापा कहा जाता है, केवल कुछ लोगों की समस्या है, तो आप गलत हो सकते हैं। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे कहता है कि भारत में हर 4 एडल्ट्स में से एक ओबेसिटी का शिकार है। चिंता की बात सिर्फ इतनी नहीं है कि लोग मोटे हो रहे हैं, असली चिंता ये है कि इनकी संख्या लगातार बढ़ रही है। भारत में 24% महिलाएं और 23% पुरुष ओवरवेट या ओबेसिटी की कैटेगरी में आते हैं। ये संख्या 30 साल पहले के मुकाबले लगभग 5 गुना बढ़ गई है। फेमस मेडिकल जर्नल द लैंसेट की स्टडी इस बदलाव को और साफ दिखाती है। 1990 में भारत में सिर्फ 24 लाख महिलाएं और 11 लाख पुरुष ओबेसिटी से प्रभावित थे, यानी मोटे थे। आज ये आंकड़ा 4 करोड़ 4 लाख महिलाएं और 2 करोड़ 6 लाख पुरुषों तक पहुंच गया है। रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया है कि 2050 तक ये संख्या 45 करोड़ हो सकती है, यानी भारत की 1/3 पॉपुलेशन ओबीज होगी। कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इसका सबसे दर्दनाक हिस्सा अभी बाकी है, और वो हैं छोटे मासूम बच्चे। आज भारत में 4 करोड़ से ज्यादा बच्चे ओवरवेट हैं। इनमें करीब 1 करोड़ 4 लाख बच्चे मोटापे की समस्या से जूझ रहे हैं। वर्ल्ड ओबेसिटी एटलस 2026 की रिपोर्ट के मुताबिक बच्चों में मोटापे के मामले में भारत ने अमेरिका समेत कई वेस्टर्न कंट्रीज को पीछे छोड़ दिया है। लिस्ट में हम दूसरे नंबर पर आते हैं। हमसे आगे चीन है। रिपोर्ट का अंदाजा है कि आने वाले सालों में भारत में 2 करोड़ बच्चे मोटापे का सामना कर रहे होंगे। वहीं 5 करोड़ बच्चे ओवरवेट की कैटेगरी में आ जाएंगे। यानी जिस समस्या को कभी अमीर देशों की बीमारी माना जाता था, वो अब भारत के घर घर तक दस्तक दे रही है। यही वजह है कि इकोनॉमिक सर्वे 2026 में सरकार ने ओबेसिटी को देश का सबसे बड़ा पब्लिक हेल्थ चैलेंज कहा है। भारत से बाहर निकलकर दुनिया की तस्वीर देखें तो वहां भी हालात गंभीर हैं। दुनिया भर में 1 अरब से ज्यादा लोग मोटापे से प्रभावित हैं। वर्ल्ड ओबेसिटी फेडरेशन की रिपोर्ट तो जैसे एक अलार्म बजा रही है। इसमें कहा गया है कि अगर समय रहते जरूरी कदम नहीं उठाए गए तो 2035 तक दुनिया की आधी से ज्यादा आबादी ओवरवेट होगी, यानी ओबेसिटी से पीड़ित होगी। मोटापे के शिकार होंगे लोग। लेकिन आखिर ये ओबेसिटी है क्या? मोटापा क्या है, जिसे डॉक्टर्स और मेडिकल एक्सपर्ट्स आने वाले समय की साइलेंट एपिडेमिक यानी खामोशी से फैल रही महामारी कह रहे हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO के मुताबिक ओबेसिटी का मतलब है शरीर में जरूरत से कहीं ज्यादा फैट यानी चर्बी का जमा होना, इतना ज्यादा कि वो सेहत के लिए खतरा बन जाए। लेकिन ये जरूरत से ज्यादा तय कैसे होता है? कैसे कोई व्यक्ति पता करेगा कि वो ओबेसिटी की गिरफ्त में है या नहीं? इसे मापने का एक साइंटिफिक तरीका है BMI यानी बॉडी मास इंडेक्स। ये किसी व्यक्ति के वेट और हाइट के आधार पर निकाला जाता है। WHO के मुताबिक BMI 18.5 से कम है तो व्यक्ति
अंडरवेट यानी कम वजन वाला माना जाता है। BMI का 18.5 से 24.9 के बीच होना एक नॉर्मल कंडीशन है। BMI 25 से 29.9 के बीच है तो व्यक्ति ओवरवेट की कैटेगरी में आता है। लेकिन अगर BMI 30 या उससे ज़्यादा है तो उसे ओबीज पर्सन माना जाता है, यानी व्यक्ति ओबेसिटी की गिरफ्त में है, मोटापे का शिकार है। BMI निकालने का फॉर्मूला भी काफ़ी आसान है। BMI इज इक्वल्स टू वेट डिवाइडेड बाय हाइट स्क्वायर, यानी वेट को हाइट के स्क्वायर से डिवाइड करना है। मान लीजिए किसी व्यक्ति का वजन 95 किलोग्राम है और उसकी लंबाई 175 सेंटीमीटर है, तो उसका BMI लगभग 31 होगा। क्योंकि BMI 30 से ज़्यादा है, इसलिए WHO के मानकों के अनुसार वो व्यक्ति ओबेसिटी की कैटेगरी में आएगा। हालांकि बच्चों के लिए ये फॉर्मूला डायरेक्ट अप्लाई नहीं होता है। उनके मामले में एज और ग्रोथ पैटर्न को भी ध्यान में रखा जाता है। यहाँ एक बात समझना बेहद ज़रूरी है, क्या ओवरवेट और ओबेसिटी एक ही चीज़ हैं? अक्सर लोगों में ये कन्फ्यूजन होता है कि ओवरवेट का मतलब है कि व्यक्ति की लंबाई के हिसाब से उसका वजन नॉर्मल से ज़्यादा है, लेकिन इसका हमेशा ये मतलब नहीं कि उसकी सेहत को नुकसान हो ही रहा है। कई बार ज़्यादा मसल मास या बोन डेंसिटी की वजह से भी कोई व्यक्ति ओवरवेट नज़र आ सकता है, जो एक नॉर्मल बात है। लेकिन ओबेसिटी वो एक मेडिकल कंडीशन होती है। इसमें शरीर में फैट इतना ज़्यादा जमा हो जाता है कि वो सेहत के लिए खतरा बन जाता है। फिर ये धीरे धीरे कई गंभीर बीमारियों का कारण बन सकता है। सीधी बात करें तो ओवरवेट एक वार्निंग है, लेकिन ओबेसिटी एक बीमारी। ओबेसिटी सिर्फ बढ़ता हुआ वजन नहीं है और ना ही किसी का मजाक उड़ाने या ताना मारने तक सीमित है। ये खुद में एक बीमारी है और साथ ही कई बड़ी बीमारियों की जड़ भी है। इसी वजह से इसे साइलेंट किलर का नाम दिया गया है। दरअसल जब बॉडी में एक्सेस फैट जमा होने लगता है तो उससे पूरा बॉडी सिस्टम अफेक्ट होता है। सबसे पहला और गहरा असर इंसुलिन पर पड़ता है। इंसुलिन का काम खाने से मिलने वाली शुगर को खून से निकालकर शरीर की कोशिकाओं यानी सेल्स तक पहुंचाने का होता है। लेकिन जब शरीर में ज्यादा फैट जमा हो जाता है तो इंसुलिन ठीक से काम नहीं कर पाता। इसे इंसुलिन रेजिस्टेंस कहा जाता है। इसका नतीजा ये होता है कि शुगर लंबे समय तक खून में बनी रहती है। असर हार्मोनल बैलेंस पर भी पड़ता है। ब्लड शुगर कंट्रोल पूरी तरह बिगड़ जाता है और ऐसा होने से धीरे धीरे टाइप 2 डायबिटीज का खतरा बढ़ जाता है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी ICMR के मुताबिक देश में 10 करोड़ से ज्यादा लोग डायबिटीज से पीड़ित हैं। चीन के बाद भारत में दुनिया के सबसे ज्यादा डायबिटीज पेशेंट हैं। कई एक्सपर्ट्स तो यहाँ तक चेतावनी दे रहे हैं कि आने वाले सालों में ओबेसिटी और डायबिटीज भारत में लोगों के मरने के सबसे बड़े कारण हो सकते हैं। ओबेसिटी सिर्फ डायबिटीज तक नहीं रुकता। ओबीज लोगों में LDL यानी बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है और HDL यानी गुड कोलेस्ट्रॉल घट जाता है। ये बैड कोलेस्ट्रॉल, जिसे चर्बी भी कहा जा सकता है, आर्टरीज में जमने लगती है। इससे हार्ट डिजीजेस का खतरा बढ़ जाता है। डॉक्टर्स का कहना है कि मोटापे की वजह से कई लोगों की कार्डियक एज उनकी रियल एज से ज़्यादा हो सकती है। ये ऐसी कंडीशन है कि कोई व्यक्ति 35 साल का हो लेकिन उसका दिल 45 या 50 साल के व्यक्ति की तरह काम कर रहा हो। यही वजह है कि मोटापे से हार्ट अटैक, स्ट्रोक, हाई ब्लड प्रेशर और कोरोनरी आर्टरी जैसी बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। ओबेसिटी का लिंक एक ऐसी बीमारी से भी है जिससे सभी को डर लगता है, कैंसर। नेचर मेटाबॉलिज्म जर्नल में पब्लिश्ड एक स्टडी बताती है कि मोटापे की वजह से 19 तरह के कैंसर का खतरा बढ़ जाता है, जिनमें ब्रेस्ट कैंसर और कोलन कैंसर सबसे आम है। मतलब साफ है, मोटापा सिर्फ शरीर का आकार नहीं बदलता बल्कि शरीर के अंदर कई गंभीर बीमारियों की नींव भी रख देता है। WHO के मुताबिक साल 2021 में केवल ज्यादा BMI बढ़ने की वजह से होने वाली बीमारियों के कारण दुनिया भर में करीब 37 लाख लोगों की मौत हुई थी। इनमें दिल की बीमारियां, डायबिटीज, कैंसर, रेस्पिरेटरी डिजीजेस और डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स शामिल थे। इतना ही नहीं, कुछ रिसर्च ये भी बताती हैं कि शरीर पर लगभग 10 किलो एक्स्ट्रा वेट लाइफ एक्सपेक्टेंसी को करीब 3 साल तक कम कर सकता है। अब तक हमने जनरलाइज तरीके से ओबेसिटी से होने वाली बीमारियों पर बात की, लेकिन इसके सबसे डार्क साइड यानी धुंधले और काले सच में बच्चे आते हैं। बचपन में बढ़ता वजन सिर्फ दिखने की समस्या नहीं है, इसका असर पूरी जिंदगी पर पड़ सकता है। जिन बच्चों को बचपन में ओबेसिटी होती है उनमें कम उम्र में ही टाइप 2 डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, फैटी लिवर, अर्ली हार्ट डिजीज और मेंटल हेल्थ का जोखिम बढ़ जाता है।
वर्ल्ड ओबेसिटी एटलस का अनुमान है कि आने वाले सालों में भारत के बच्चों में ये बीमारियां तेजी से बढ़ेंगी। इसका सबूत भी मौजूद है। हाल ही में 21 देशों के 4.5 लाख बच्चों पर एक एनालिसिस हुआ, जिसमें सामने आया कि 4.3% यानी 4.3% बच्चे हाई ब्लड प्रेशर से जूझ रहे हैं और इसकी सबसे बड़ी वजह ओबेसिटी बताई गई। एक पहलू ये भी है कि ओबेसिटी सिर्फ शरीर को बीमार नहीं करती, ये मन को भी तोड़ देती है। मोटे लोगों को अक्सर समाज में बुलिंग और मजाक का सामना करना पड़ता है, जिससे उनमें लो सेल्फ एस्टीम, एंजाइटी और डिप्रेशन यानी अवसाद घर करने लगता है। यही एंजाइटी कई बार लोगों को नए रिश्ते बनाने या दूसरों से घुलने मिलने से रोकती है, जिसका सीधा असर उनकी पर्सनल लाइफ पर पड़ता है। आपको सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन ओबेसिटी की एक आर्थिक मार भी है। हाल ही में पब्लिश्ड एक रिसर्च पेपर के मुताबिक मोटापे की वजह से भारत को हर साल लगभग 20,000 करोड़ रुपए हेल्थ सर्विसेज पर खर्च करने पड़ते हैं। ये तो सिर्फ इलाज का खर्च है। जब लोगों की सेहत बिगड़ती है तो प्रोडक्टिविटी घटती है और बीमारियां बढ़ती हैं। इसका असर पूरी अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। भारत को इससे हर साल करीब 2.5 लाख करोड़ रुपए का नुकसान उठाना पड़ता है। ये रकम भारत की कुल जीडीपी का लगभग 1% है। वर्ल्ड ओबेसिटी फेडरेशन का अनुमान है कि अगर मोटापे की रफ्तार नहीं रुकी तो 2035 तक दुनिया को हर साल लगभग $4 ट्रिलियन का फाइनेंशियल लॉस उठाना पड़ सकता है। आखिर भारत में ओबेसिटी की बीमारी क्यों है? ओबीस लोगों की संख्या इतनी तेजी से क्यों बढ़ रही है? इसके पीछे 2 बड़ी वजह नजर आती हैं। पहली वजह अल्ट्रा प्रोसेस्ड और फास्ट फूड का बढ़ना है। तमाम रिपोर्ट्स और नंबर्स गवाह हैं कि बीते कुछ दशक में भारत के बाजारों में अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड की बिक्री तेजी से बढ़ी है। अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड यानी यूपीएफ ऐसे पैकेज्ड और प्रोसेस्ड फूड हैं जिनमें अक्सर जरूरत से कहीं ज्यादा फैट, शुगर और सॉल्ट होता है। इनमें स्टेबलाइजर्स, इमल्सिफायर्स, कलरेंट्स और फ्लेवरिंग सब्सटेंसेस जैसे हार्मफुल इंग्रेडिएंट्स भी मिलाए जाते हैं। और जब कोई इन्हें बार बार खाता है तो इससे ओबेसिटी समेत कई गंभीर बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। आंकड़े इस बदलाव को साफ दिखाते हैं। 2006 में भारत में अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड की रिटेल सेल्स लगभग $0.9 अरब थी। 2019 तक ये बढ़कर $38 अरब हो गई, यानी सिर्फ 13 सालों में सेल करीब 40 गुना बढ़ गई। रिटेल स्टोर्स की शेल्फ से लेकर घरों की अलमारियों तक हर जगह अब नमकीन, नूडल्स, बिस्किट और चिप्स के पैकेट्स की भरमार है। और सिर्फ पैकेज फूड ही नहीं, फास्ट फूड और शुगर ड्रिंक्स भी तेजी से फ्रूट्स और वेजिटेबल्स की जगह ले रहे हैं। दरअसल 1991 के इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के बाद विदेशी फास्ट फूड ब्रांड्स और रेडी टू ईट फूड ने तेजी से इंडियन मार्केट में पैर पसारे, जिसने हमारी पारंपरिक खाने की आदतों को पूरी तरह बदल दिया। कंपनीज अब एग्रेसिव मार्केटिंग के जरिए सीधे बच्चों को टारगेट करती हैं। बच्चे माँ बाप से जिद करने लगते हैं और फिर डिलीवरी एप्स की मदद से सामान सिर्फ 10 मिनट में घर पहुंच जाता है। इस पूरे सिस्टम ने अल्ट्रा प्रोसेस्ड और फास्ट फूड को मजबूरी नहीं बल्कि एक पर्सनल प्रेफरेंस बना दिया है। ये तो घर के बाहर के खाने की बात हुई। अब घर के अंदर की दिलचस्प बात समझिए। भारतीय भोजन, चावल, रोटी, पराठे, दाल, इनमें अक्सर कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा ज्यादा और प्रोटीन की कमी होती है। प्रोटीन लंबे समय तक पेट भरा होने का एहसास देता है। इसके उलट कार्बोहाइड्रेट्स जल्दी पच जाते हैं, जिससे थोड़ी देर बाद फिर भूख लगने लगती है और लोग बिना जरूरत के भी ओवर ईटिंग करने लगते हैं। FSSAI की रिपोर्ट कहती है कि भारत में करीब 38% लोग अनहेल्दी फूड खाते हैं। दूसरी बड़ी वजह सेडेंट्री लाइफस्टाइल का होना है। आजकल बच्चे हों या बड़े अपना खाली समय फिजिकल एक्टिविटीज में या खेलने कूदने में नहीं बल्कि स्क्रीन टाइम में लगाते हैं और ज्यादा टाइम टीवी, मोबाइल, लैपटॉप पर ही बिताते हैं। वहीं लिफ्ट, एस्केलेटर और मशीन्स के बढ़ते इस्तेमाल ने रोजमर्रा की फिजिकल एक्टिविटी को लगभग खत्म ही कर दिया है। आज हालात ये हैं कि लोग सिर्फ 100 मीटर की दूरी तय करने के लिए पैदल चलने के बजाय बाइक या कार बुक कर लेते हैं। और रही सही कसर क्विक कॉमर्स ऐप्स ने पूरी कर दी है, जो 10 मिनट में खाना और राशन घर तक पहुंचा देते हैं। अब लोगों को बाजार तक पैदल जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। इन दोनों वजहों को साथ रखकर देखें तो तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाती है। भारतीय जितनी कैलोरीज खाते हैं उससे कम बर्न करते हैं। यही वो गणित है जो ओबेसिटी के ग्राफ को लगातार ऊपर की तरफ धकेल रहा है। इसके अलावा स्ट्रेस और पुअर स्लीप भी वजह हैं। जब इंसान काम या निजी जिंदगी की वजह से स्ट्रेस्ड रहता है तो शरीर में कोर्टिसोल नाम का हार्मोन बढ़ने लगता है।
ये हार्मोन दिमाग को एक सिग्नल भेजता है कि ज्यादा खाने की जरूरत है और यहीं से बिंज ईटिंग यानी बिना भूख के भी ज्यादा खाना शुरू होता है। वहीं दूसरी तरफ जिन लोगों का स्लीप शेड्यूल फिक्स नहीं होता, उनका मेटाबॉलिज्म धीरे धीरे खराब होने लगता है। नींद पूरी ना होने से बॉडी में हार्मोनल इम्बैलेंस होता है और इंसान को खासतौर पर रात के समय ज्यादा भूख लगने लगती है। मोटापे के पीछे कुछ सोशल बिलीफ्स भी जिम्मेदार हैं। पहले के जमाने में मोटापे को स्टेटस सिंबल और खाते पीते घर की निशानी माना जाता था। आज भी कुछ हद तक ऐसा ही है। कई माता पिता आज भी मानते हैं कि गोल मटोल बच्चा ज्यादा हेल्दी होता है और इसी सोच में वो बच्चों को जरूरत से ज्यादा खाना खिला देते हैं, यानी ओवर फीडिंग। यही आदत आगे चलकर बच्चे में ओवरवेट और ओबेसिटी की समस्या को जन्म देती है। एक थियरी इसके पीछे इतिहास को वजह मानती है। इसे थ्रिफ्टी जीन थ्योरी कहा जाता है। भारत ने सदियों तक अकाल और लंबे समय तक फूड शॉर्टेज देखी है। ऐसे हालात में कई पीढ़ियों को बहुत सीमित भोजन में जीना पड़ा और इंसानी शरीर ने इस मुश्किल हालात के साथ खुद को अडेप्ट कर लिया, यानी कम भोजन में भी जिंदा रहने की कला सीख ली। इसके लिए शरीर को एनर्जी जमा करने के लिए एक जगह चाहिए थी जो आसानी से फैल भी सके। ये जगह पेट बना, यानी चर्बी के रूप में एनर्जी जमा होने लगी। लेकिन फिर समय बदला। जैसे जैसे भोजन की उपलब्धता बढ़ी, शरीर में जमा होने वाली ये चर्बी भी बढ़ती चली गई और आज ये हार्मफुल लेवल्स तक पहुंच गई है। हालांकि सभी साइंटिस्ट इस थ्योरी से सहमत नहीं हैं, लेकिन कुछ रिसर्चर्स मानते हैं कि ये भी मोटापे की बढ़ती समस्या को समझाने वाली एक संभावित वजह हो सकती है। वीडियो में इस हिस्से तक हमने समस्या और उसकी जड़ों पर बात की। अब समय है कि समाधानों पर बात की जाए। उस सवाल का जवाब खोजा जाए कि क्या ओबेसिटी नाम की इस बीमारी को रोका जा सकता है? क्या एक बार वजन हद से ज्यादा बढ़ जाए तो उसे कम करना नामुमकिन हो जाता है? असल में ओबेसिटी या मोटापा कम करने का कोई जादुई फॉर्मूला तो नहीं है। कोई एक गोली, कोई एक हफ्ते की डाइट जो रातों रात कमाल कर दे, ऐसा कुछ फिलहाल एग्जिस्ट नहीं करता। क्योंकि ये बीमारी अक्सर सालों की छोटी छोटी खराब आदतों से बनती है, तो इसका हल भी वहीं छिपा है, उन्हीं आदतों को धीरे धीरे लेकिन लगातार बदलने में। ज्यादातर डॉक्टर्स की पहली सलाह यही होती है कि प्रोसेस्ड और फास्ट फूड से जितनी दूरी हो सके उतनी बना लें। कुछ भी खरीदने से पहले पैकेट के पीछे लगा लेबल जरूर पढ़ें और देखें कि उसमें शुगर, सॉल्ट और हार्मफुल इंग्रेडिएंट्स कितनी मात्रा में हैं। डाइट में होल ग्रेन्स, प्रोटीन रिच फूड्स, सब्जियां और फल शामिल करना भी जरूरी है। इनमें ज्यादा फाइबर और प्रोटीन होता है जो पेट को ज्यादा देर तक भरा रखते हैं। इससे बार बार भूख नहीं लगती और ओवर ईटिंग अपने आप कम हो जाती है। खाने के अलावा शरीर को हिलाना डुलाना भी उतना ही जरूरी है। रोज 30 से 60 मिनट की वॉक या एक्सरसाइज और हफ्ते में कम से कम 150 मिनट की मॉडरेट एक्टिविटी तो मिनिमम करने की आदत डाल ही लेनी चाहिए। इस पूरी लिस्ट में एक चीज अक्सर भुला दी जाती है, नींद। रोजाना 7 से 8 घंटे की पूरी नींद लेना भी उतना ही जरूरी है जितना सही खाना और एक्सरसाइज करना है। WHO इस पूरे मसले को एक बड़े नजरिए से देखने की सलाह देता है। उसके मुताबिक ओबेसिटी सिर्फ क्या खाया गया की समस्या नहीं है, ये हमारे एनवायरनमेंट, लाइफस्टाइल, हैबिट्स और फूड सिस्टम से जुड़ी होती है। यानी जब समस्या इतनी बड़ी और इतनी गहरी है तो उसका समाधान भी एक दिन या एक हफ्ते का नहीं हो सकता, वो लॉन्ग टर्म होना ही चाहिए। छोटी छोटी आदतों में किया गया लगातार बदलाव ही असली टिकाऊ समाधान हो सकता है। लेकिन ये लड़ाई सिर्फ हर व्यक्ति को अकेले नहीं लड़नी, यहाँ भूमिका सरकार की भी उतनी ही बड़ी है। भारत सरकार ने भी लोगों को एक हेल्दियर लाइफस्टाइल की तरफ ले जाने के लिए कई बड़े इनिशिएटिव्स शुरू किए हैं। फिट इंडिया मूवमेंट, पोषण अभियान, ईट राइट इंडिया और खेलो इंडिया, ये सभी इसी कोशिश का हिस्सा हैं। इन प्रोग्राम्स का मकसद है लोगों के व्यवहार में लॉन्ग टर्म बदलाव लाना, बेहतर न्यूट्रिशन को बढ़ावा देना और फिजिकल एक्टिविटी को आम जिंदगी का हिस्सा बनाना। इसके अलावा देश अपनी पहली कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल ओबेसिटी गाइडलाइंस तैयार कर रहा है। ये गाइडलाइंस भारतीयों के DNA और लाइफस्टाइल को ध्यान में रखकर बनाई जा रही हैं। क्या कोई देश है जो ओबेसिटी नाम की बीमारी से लड़ने में सफल हुआ है? इस सवाल का जवाब भारत के करीब 18,000 किलोमीटर दूर साउथ अमेरिका के एक देश में मिलता है, चिले। कुछ साल पहले तक यहाँ के हालात बिल्कुल वैसे ही थे जैसे आज भारत के हैं। 2000 से 2010 के बीच चिले में बच्चों में ओबेसिटी तेजी से बढ़ रही थी। हालात ये हो गए कि करीब 74% यानी 74% अडल्ट पॉपुलेशन और 50% बच्चे
ओबेसिटी के चपेट में आ गए थे। टाइप 2 डायबिटीज जैसी बीमारियां आम होती जा रही थीं। बाजारों में पैकेज्ड फूड और शुगरी ड्रिंक्स की भरमार थी और फूड कंपनीज की लगभग मनमर्जी चल रही थी। लेकिन फिर चिले की कहानी एक मोड़ लेती है। सरकार ने इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी के बजाय सिस्टम लेवल इंटरवेंशन का रास्ता चुना। समस्या का हल सिर्फ लोगों को जिम्मेदार बनो कहने में नहीं, बल्कि पूरे सिस्टम को बदलने में ढूंढा गया। 2016 में चिले दुनिया का सबसे सख्त फूड लेबलिंग एंड एडवर्टाइजिंग लॉ लेकर आया। अब हर फूड कंपनी के लिए जरूरी हो गया कि वो अपने प्रोडक्ट के पैकेट के सामने वाले हिस्से पर यानी फ्रंट ऑफ पैकेज पर साफ तौर पर न्यूट्रिशनल इंफॉर्मेशन दिखाए। इसके बाद जो हुआ वो वाकई दिलचस्प है। अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड के पैकेट्स पर अब बड़े और साफ अक्षरों में हाई इन शुगर, हाई इन सॉल्ट, हाई इन सैचुरेटेड फैट और हाई इन कैलोरीज लिखा जाने लगा। लेबल किसी छोटे से कोने में नहीं बल्कि ब्लैक ऑक्टेगन में लिखा होता था। ये स्टॉप साइन जैसा दिखता था। इसे पढ़कर लोग तुरंत समझने लगे कि प्रोडक्ट अनहेल्दी है। चिले यही नहीं रुका। जिन प्रोडक्ट्स पर यह अलर्ट सिंबल होता था उन्हें स्कूल्स में बेचने पर पूरी तरह रोक लगा दी गई। शुगरी ड्रिंक्स और जंक फूड स्कूल्स के अंदर पूरी तरह बैन कर दिए गए। यहाँ तक कि बच्चों के टीवी प्रोग्राम्स और कार्टून्स के दौरान आने वाले जंक फूड के एडवर्टीजमेंट्स बैन कर दिए गए। इसके साथ ही शुगरी ड्रिंक्स पर टैक्स लगाया गया। कंपनीज पर दबाव बनाया गया कि वो अपने प्रोडक्ट्स में शुगर, सॉल्ट और सैचुरेटेड फैट की मात्रा कम करें। साथ ही कहा गया कि प्रोडक्ट्स को रीफॉर्मुलेट करें ताकि वार्निंग लेबल लगाना ही ना पड़े। और यहीं से बदलाव शुरू हुआ। लोगों में अवेयरनेस बढ़ी। वो अब लेबल पढ़ने लगे थे और अनहेल्दी चीजें खरीदना धीरे धीरे कम कर दिया। शुगरी ड्रिंक्स की सेल 23% तक कम हो गई। अब कंपनीज के पास कोई चारा नहीं बचा था। मजबूरन उन्होंने खुद ही अपने प्रोडक्ट्स में से डेंजरस इंग्रेडिएंट्स को हटा दिया। चिले ने ओबेसिटी को पूरी तरह से खत्म तो नहीं किया, लेकिन एक ऐसा मॉडल बनाया जिसमें लोगों को सिर्फ ये नहीं कहा गया कि कम जंक फूड खाओ, बल्कि ऐसा सिस्टम बनाया गया जिसमें अनहेल्दी चीज चुनना मुश्किल हो जाए और हेल्दी चॉइस अपने आप आसान बन जाए। ये सोच बड़ा बदलाव लेकर आई। यही वजह है कि आज पूरी दुनिया में चिले को ओबेसिटी प्रिवेंशन पॉलिसी का बेंचमार्क माना जाता है। उसके नक्शे कदम पर चलते हुए अर्जेंटीना, ब्राजील, कोलंबिया और मेक्सिको समेत कई देशों ने भी ऐसी ही पॉलिसीज लागू की हैं। चिले का मॉडल भारत के लिए भी प्रासंगिक सा लगता है। भारत सरकार की फूड संस्था FSSAI भी फ्रंट ऑफ पैक लेबलिंग रूल्स पर लंबे समय से काम कर रही है। अब बस इंतजार इस बात का है कि ये नियम कब पूरी तरह बनेंगे और सही से इम्प्लीमेंट होंगे। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। हम हर हफ्ते इसी तरह किसी जरूरी मुद्दे पर बैठ के बात करेंगे। आप इस पूरे विषय पर क्या सोचते हैं, अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। जिसकी ये कोशिश आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। शुक्रिया।